हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 12 की अपनी जो पॉलिटिकल साइंस है, इसके आप देख रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लिए हैं मैंने, इनके आंसर करेंगे। और ये जो प्रश्न है ये पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। पूर्व की जो बोर्ड की विभिन्न परीक्षा रही है अलग अलग सत्र की, उसमें पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आइए एक एक करके देखते हैं। इसमें से ज़्यादातर के आपको आंसर आते होंगे और अगर नहीं आते हैं तो अपन यहाँ पे इसको कंप्लीटली देखने वाले हैं। तो एक एक करके शुरू करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं एक बार पढ़ के दिखा देता हूं कि पंचशील के सिद्धांतों की घोषणा कब और किसने करी। दूसरा प्रश्न है कि 1989 में कौन सी घटना घटी जिसके कारण दूसरी दुनिया का पतन हुआ और शीत युद्ध की समाप्ति हुई। नेक्स्ट है प्रश्न 3, सिंधु नदी जल संधि कब और किसके मध्य हुई। इसके बाद में अगला प्रश्न है, भारत की परमाणु नीति के दो पक्ष बताइए। अगला क्वेश्चन है, समाजवादी सोवियत गणराज्य कब अस्तित्व में आया। नेक्स्ट प्रश्न है, विदेश नीति से आप क्या समझते हैं। सातवां प्रश्न है, भारत और नेपाल के संबंधों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और फिर आठवां प्रश्न है, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा 1950 से लेकर 1960 का जो दशक था उसके मध्य कैसे समाप्त हो गया। आपको याद होगा 1954 में भारत और चीन के मध्य पंचशील का समझौता भी हुआ था। तो 1962 तक आते आते ये समाप्त हो गया, क्या कारण रहे। तो इस तरीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा और भी कई सारे प्रश्न उत्तर हैं जो परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। तो एक एक करके हम इनको देखेंगे। तो आइए करते हैं शुरू। देखो, पहला प्रश्न है कि पंचशील के सिद्धांतों की घोषणा कब हुई और किसने की थी। तो पहले तो आपको याद रखना चाहिए कि जो पंचशील के सिद्धांत हैं ये भारत और चाइना है ना, भारत और चीन के मध्य, क्योंकि पहले दोनों मित्र थे भारत और चीन, और 1954 में दोनों के बीच में ये सिद्धांतों की घोषणा हुई थी। लेकिन 1962 का जो युद्ध हुआ भारत और चीन का, उसके बाद से भारत और चीन के रिश्ते बिगड़ते चले गए। तो क्या लिखा हुआ है कि 29 अप्रैल 1954 को भारतीय प्रधानमंत्री, उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और चीन के प्रमुख जो थे वो थे चाउ एन लाई। याद रखिएगा, नाम याद रखना आपको, चाउ एन लाई के ने संयुक्त रूप से पंचशील के सिद्धांतों की घोषणा की थी। इसमें 5 सिद्धांत थे, इसलिए इसे पंचशील सिद्धांत कहते हैं, है ना। 5 सिद्धांत थे और इसमें 5 जो सिद्धांत थे इसमें हिंदी यानी हिंदुस्तान, 5 सिद्धांत, इसमें हिंदुस्तान और चाइना के मध्य दोस्ती, उन आपसी रिश्ते, एक दूसरे के प्रति आदर का भाव, है ना, किसी पर आक्रमण न करने का भाव, ऐसे जो है वो 5 सिद्धांत थे, इसलिए इसे पंचशील के सिद्धांतों के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है कि जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी मटेरियल साथ में यहाँ पे कंप्लीटली तैयार मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि व्हेन एंड हु अनाउंस द प्रिंसिपल्स ऑफ पंचशील। तो इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं उनको भी ये पीडीएफ में आपको अवेलेबल कराऊंगा, अभी आगे बताता हूँ आपको। आप आंसर यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि ऑन 29 अप्रैल 1954 इंडियन प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड चाइनीज प्रीमियर चाउ एन लाई jointly announced the principles of पंचशील। कब हुए थे? 1954 में, याद रखना, 29 अप्रैल 1954 को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न है बच्चों कि 1989 में, 1989 याद रखिएगा, में कौन सी घटना घटी जिसके कारण दूसरी दुनिया का पतन हुआ और शीत युद्ध की समाप्ति हुई। तो पहले तो ये समझिए कि दूसरी दुनिया क्या थी। तो आपको याद होगा कि सोवियत संघ और उसके जो सहयोगी राष्ट्र थे, सोवियत संघ के सहयोगी, सोवियत संघ प्लस सहयोगी राष्ट्र जो थे उन्हें दूसरी दुनिया के नाम से जाना जाता था, और अमेरिका और उसके जो सहयोगी राष्ट्र थे उन्हें प्रथम दुनिया के नाम से जाना जाता था। तो कौन सी घटना घटी 1989 में कि ये जो दूसरी दुनिया थी उनका पतन हो गया, और साथ ही साथ जो शीत युद्ध था जो 1945 से शुरू हुआ था, 1945 में से लेकर 1991 तक चला था, 90 तक चला था, 90-91 तक, तो ये समाप्त हुआ। तो बच्चों आपको याद होगा कि पूर्वी जर्मनी की जनता के द्वारा बर्लिन की दीवार को गिराया जाना 9 नवंबर 1989
को इस दीवार को जो है बर्लिन की जनता ने यानी पूर्वी जर्मनी की जनता ने इसे गिरा दिया था। 1960 में इस दीवार का 1960 में इस दीवार को बनाया था। पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी दो भागों में ना, एक सोवियत संघ का समर्थक था और पूर्वी जर्मनी सोवियत संघ का समर्थक था, पश्चिमी जर्मनी जो है वो अमेरिका का समर्थक था। तो इस तरीके से इस दीवार को जब गिरा दिया तो इस घटना ने इसको दूसरी दुनिया का पतन कर दिया और साथ ही साथ शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला है तीसरा प्रश्न है कि सिंधु नदी जल संधि कब और किसके मध्य हुई थी। तो बच्चों पहले तो मैं आपको बता दूं कि भारत में जैसे कि मान लीजिए ये जो है ना, जैसे जम्मू कश्मीर है ना, यहां से जम्मू कश्मीर है, ये जो जम्मू कश्मीर है ना, यहाँ से भारत की जो 5 नदियां हैं, 5-6 नदियां हैं टोटल, जो भारत से निकलती हैं, हिमालय से निकलती हैं, लेकिन उनका जल जो है वो पाकिस्तान में जाता है। ठीक है ना, इनका जल जो है वो पाकिस्तान में जाता है। तो सबसे ऊपर है सिंधु और ये बड़ी नदी है, तो ये है सिंधु, है ना, सिंधु, फिर झेलम, फिर चेनाब, फिर रावी, व्यास और सतलज। तो ऐसे 6 नदियां हैं। ऊपर से उत्तर से दक्षिण की तरफ अपन बढ़ते हैं, उत्तर से दक्षिण की तरफ, तो सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज, ये नदियों का क्रम है। और इन नदियों का पानी चूंकि भारत से निकलती है और पाकिस्तान में जाता है, तो भाई भारत कह रहा है कि ये हमारा पानी है और पाकिस्तान कह रहा है कि नहीं, ये हमारे क्षेत्र में बहता है, हमारा पानी है। तो ऐसे विवाद था। तो फिर क्या हुआ कि एक समझौता हुआ, तो समझौते के तहत 3 नदियों का पानी भारत यूज करेगा और 3 नदियों का पानी जो है वो पाकिस्तान को जाएगा। तो ये समझौता कब हुआ था ये आपको बताना। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिंधु नदी जल संधि भारत और पाकिस्तान के मध्य 1960 में हुई थी। 1960 में ये समझौता हुआ था, जिसके तहत 3 नदियों का पानी भारत यूज करेगा, 3 नदियों का पानी पाकिस्तान को जाने दिया जाएगा, भारत रोकेगा नहीं। इस पर भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू 1960 में हुआ, आपको याद होगा 1964 तक नेहरू जी जो है वो भारत के प्रधानमंत्री थे। तो 1964 तक जो भी कोई घटना होती है उसमें नेहरू जी का ही नाम आपको लिखना है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रमुख जनरल अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन एंड बिटवीन होम वाज द इंडस रिवर वाटर ट्रीटी साइंड। किसके बीच में साइन हुआ था? तो द इंडस रिवर वाटर ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1960. इट वाज साइंड बाय इंडियाज प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड पाकिस्तान्स चीफ ऑफ स्टाफ जनरल अयूब खान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे देखिए कि भारत की परमाणु नीति के 2 पक्ष बताइए। देखो भारत के पास परमाणु हथियार हैं, ना, विश्व के कुछ गिने चुने देशों के पास परमाणु हथियार हैं। तो भारत के पास जो परमाणु हथियार है उसका भारत का पक्ष क्या है, वो उसके संदर्भ में क्या कहता है? तो भारत के जो कुछ अपने तर्क हैं वो ये कहता है, भारत ये कहता है भाई कि हम क्या करेंगे कि भारत ने केवल आत्मरक्षा हेतु परमाणु बम का निर्माण किया है, हमारी रक्षा के लिए हमने जो है इसका निर्माण किया, हम किसी पर हमला नहीं करेंगे। और दूसरा पॉइंट है कि भारत ने परमाणु हथियारों का युद्ध में पहले प्रयोग न करने की घोषणा की। अगर हमारे ऊपर कोई आक्रमण करेगा, अगर हमारे ऊपर कोई परमाणु बम का हमला करेगा तो हम उसके ऊपर करेंगे, लेकिन हम पहले इसका प्रयोग नहीं करेंगे। और दूसरा है हमने केवल आत्मरक्षा के लिए इसे बनाया है। इंग्लिश में है टेल 2 एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी। आप लिखेंगे, फर्स्ट तो लिखना है कि न्यूक्लियर बॉम्ब हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया ओनली फॉर सेल्फ डिफेंस, एंड नंबर 2 इंडिया हैज अनाउंस्ड दैट इट विल नॉट यूज न्यूक्लियर वेपन्स फर्स्ट इन वार, कि हम युद्ध में पहले इसका यूज नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर है 5। 5वां प्रश्न है बच्चों कि समाजवादी सोवियत गणराज्य कब अस्तित्व में आया? तो देखो समाजवादी सोवियत गणराज्य की अगर बात करें तो इसका अस्तित्व जो है वो रूस में 1917 की जो क्रांति हुई थी, 1917 की जो समाजवादी क्रांति हुई थी उसके पश्चात ही अस्तित्व में आया है। 1917 की जो ये क्रांति थी इसे बॉल्शेविक क्रांति के नाम से भी जानते हैं, इसे बॉल्शेविक क्रांति भी कहते हैं, है ना, बॉल्शेविक क्रांति भी कहते हैं। और इस क्रांति के बाद रूस जो है वो पूरी तरह से समाजवादी सोवियत गणराज्य बन गया था।
इंग्लिश में है व्हेन डिड द सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कैम इनटू एग्जिस्टेंस, तो आप आंसर लिखेंगे कि द सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक कैम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन ऑफ 1917 इन रसिया। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि ये कंप्लीटली जो हम क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं इसकी हमारी पूरी श्रृंखला रहेगी। हम तकरीबन कोशिश करेंगे ऐसे आपके 5000 प्रश्न कंप्लीट करेंगे। और ये जो 5000 प्रश्न हैं, क्योंकि अगर आपने 5000 टोटल प्रश्न अगर आपने कर लिए तो आपके एग्जाम में इसी में से आपको तकरीबन मिल जाएंगे सारे। तो हम ये छोटे छोटे टुकड़ों में करेंगे और सारे के सारे वीडियोस आपको हमारे ऐप में मिलेंगे। तो हमारा ऐप है बच्चों, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एजुकेशन राइज नाम से, एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करके आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको अलग अलग कोर्सेज मिलेंगे। पॉलिटिकल साइंस का कोर्स, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, इंग्लिश कंपलसरी का, हिंदी कंपलसरी का, हिंदी साहित्य का, ऐसे। तो आप जैसे फॉर एग्जांपल आपको पॉलिटिकल साइंस के इस तरीके के क्वेश्चन चाहिए हैं, तो आप जो पॉलिटिकल साइंस का कोर्स है वहां पे जाएंगे, वहां पे अलग अलग फोल्डर बने हुए हैं। नीचे आपको फोल्डर मिलेगा 5000 प्रश्नों का, ठीक है ना, 5000 प्रश्न। तो वहां पर आपको ये सारे के सारे वीडियोस और सारी की सारी पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा हमने कंप्लीटली कोर्स तैयार किया है, जो चैप्टर वाइज हमने नोट्स अवेलेबल करवाए हैं पीडीएफ के रूप में, हम वहाँ पे आपको नोट्स अवेलेबल कराते हैं। उसके अलावा हमारे जितने भी वीडियोस होते हैं वो वीडियोस वहाँ पे मिलते हैं। साथ ही साथ वहाँ पे जो एमसीक्यूज टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, मल्टीपल चॉइस जो बहुविकल्पात्मक प्रश्न होते हैं, वो हमने वहाँ पे अवेलेबल कराए हैं पीडीएफ के रूप में। और साथ ही साथ हमने ऑनलाइन टेस्ट के रूप में ये जो एमसीक्यूज टाइप के जो टेस्ट होते हैं, तो वहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट हम अवेलेबल कराते हैं। एमसीक्यूज पे ज़्यादा फोकस हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अपना जो आपका जो बोर्ड का जो एग्जाम होगा, उस बोर्ड के एग्जाम में तकरीबन 12 से लेके 18 है ना, 12 से लेके 18 प्रश्न तो केवल एमसीक्यूज टाइप के ही आने की पूरी संभावना है, या फिर हो सकता है कि 12 एमसीक्यूज आएंगे और 6 रिक्त स्थान आएंगे। तो इस तरीके से टोटल 18 आपके प्रश्न ये आएंगे। तो एक काफी ज्यादा वेटेज है इसका, 40% के आसपास आपके इसमें पूछे जाएंगे। मैं बता रहा था जैसे ऑनलाइन टेस्ट है, तो ऑनलाइन टेस्ट में क्या होता है कि जितने क्वेश्चन से अगर आप उसको अटेंड करते हो और सबमिट करते हो, तो जैसे ही सबमिट करोगे तुरंत आपको अपना रिजल्ट मिल जाएगा कि आपने कुल कितने क्वेश्चन अटेंड किए, उसमें से राइट कितने हुए, गलत कितने हुए, आपके कितने नंबर आए, जो प्रश्न गलत हुआ उसका राइट आंसर क्या है, और उस टेस्ट को आप फिर से अगर देना चाहें तो कहीं जितनी बार देना चाहें उतनी बार दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे ऐप में मिलेगी, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप प्ले स्टोर पे लिखेंगे एजुकेशन राइज तो वहां पे आपको मिल जाएगा। आगे मैं बताता हूँ आपको, हमारा एक जो टेलीग्राम है उसका एक चैनल बना हुआ है, साथ ही साथ व्हाट्सएप का चैनल बना हुआ है, व्हाट्सएप के ग्रुप बने हुए हैं। तो उसमें जुड़ने के लिए मैं आपको अभी नंबर दूंगा, उस नंबर पर आप हमें मैसेज कर दीजिएगा, तो वहां पर आपको जो है वो लिंक मिल जाएगी और वहां से आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर भी हम एक एक वीडियो की पीडीएफ शेयर करते हैं, लेकिन सारी पीडीएफ एक साथ चाहिए अगर आपको, तो आपको ऐप में जाना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है छठा, और बच्चों छठा प्रश्न देखो लिखा हुआ है कि विदेश नीति से आप क्या समझते हैं। जैसे भारत की विदेश नीति, अपना होगा ना विदेश नीति, हर देश की अपनी एक विदेश नीति होती है। तो विदेश नीति से तात्पर्य क्या है, किसे कहेंगे विदेश नीति। तो देखो विदेश नीति से आशय है उस नीति से होता है जो एक देश द्वारा अन्य देशों के साथ संबंध स्थापना हेतु अपनाई जाती है। प्रत्येक देश क्या करता है कि अपनी एक पॉलिसी होती है, उस पॉलिसी के साथ किसी दूसरे देश के साथ अपने संबंधों की स्थापना करता है। तो आपने देखा होगा जैसे किसी देश के किसी एक देश से अच्छे संबंध होते हैं, लेकिन किसी दूसरे देश से संबंध अच्छे नहीं होते। उसका कारण होता है उसकी अपनी नीतियां। वर्तमान युग में कोई भी स्वतंत्र देश संसार के अन्य देशों से अलग नहीं रह सकता है। उसे आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक जरूरतों को पूरा करने के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। इस संबंध को स्थापित करने के लिए वह जिन नीतियों का प्रयोग करता है उसे उस देश की विदेश नीति कहते हैं। इंग्लिश में लिखा हुआ है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी से क्या तात्पर्य है, तो आप लिखेंगे आंसर कि फॉरेन पॉलिसी मीन्स द पॉलिसी अडॉप्टेड बाय अ कंट्री टू एस्टैब्लिश रिलेशंस बिटवीन अदर कंट्रीज। In the present era, no independent country can remain isolated from other countries of the world. They have to depend on each other to meet their economic, political, and social needs. The policies it uses to establish this relationship are called the foreign policy of that country.
तो बच्चों ये हमने कुछ प्रश्न किए हैं। अभी बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन चूंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो छोटे छोटे टुकड़ों में मैं आपको इस प्रकार के सारे क्वेश्चन आंसर्स अवेलेबल करवाऊंगा। हमने कहा टोटल 5000 प्रश्न की सीरीज आपको मिलेगी, कंटिन्यूसली मिलेगी, और लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। बोर्ड के एग्जाम्स तक हम आपकी इसी तरीके से तैयारी करवाएंगे। ये हमने लघुत्रात्मक प्रश्न लिया, इसी तरीके से निबंधात्मक लेते हैं, इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न उत्तर होते हैं वो भी लेते हैं, और अति लघुत्रात्मक प्रश्नों का अभ्यास भी करते हैं, रिक्त स्थान के प्रश्नों का अभ्यास भी करते हैं। तो जितने भी आपके पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है, आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है, वो सारे के सारे प्रश्न हम आने वाली क्लास में करने वाले हैं। और इसी तरीके से हम बाकी जो अपने सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस के अलावा हिंदी साहित्य है, इंग्लिश कंपलसरी, हिंदी कंपलसरी, उन सबके भी अपन अभ्यास करते हैं। साथ ही साथ मैं आपको मॉडल पेपर भी अवेलेबल कराता हूँ। हमने मॉडल पेपर भी बनाए हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के मॉडल पेपर्स बनाए हैं। तो ये मॉडल पेपर्स जो है ना, ये हमने जैसे 10-10 का सेट बनाया है, 10 पेपर्स का। तो ये पेपर्स जो है वो ये भी आपको हमारे ऐप में मिलेंगे। आप वहाँ पे जाएंगे तो पूरा एक सेट मिलेगा, और वहाँ पे मॉडल पेपर और साथ ही साथ एमसीक्यूज टेस्ट की जो सीरीज़ है वो भी हमने लॉन्च करी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।